हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे फिजिक्स का। तो पिछले क्लास में हमने गोली दर्पण से किरण की बनावट हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए, हमारा सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं। हम 5-6 जगह वस्तु रखते हैं मुख्य अक्ष पर। तो देखते हैं कहाँ वस्तु रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक दर्पण हो गया, ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया P, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा F हो गया। अब देखिए, बोला कि जब वस्तु को हम P और F के बीच रखें तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारा प्रकाश होता कैसा है। देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से प्रकाश कहाँ होगा, चारों तरफ निकलेगा, चारों तरफ चारों दिशाओं में प्रकाश निकलेगा, करोड़ों की अरबों की संख्या में निकलेगा। हम करेंगे क्या, इसमें से दो कोई किरण पकड़ लेंगे यहाँ जिसका हमें जरूरत है। जैसे जैसा किरण का जिस तरह से किरण का जरूरत होगा वैसे हम किरण को यहाँ पर शो करेंगे। तो मान लीजिए हमारा प्रकाश का स्रोत यहाँ और वो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है, जिसमें से हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की जरूरत है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P और F के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी एक, आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में आप कहीं भी एक वस्तु रख दीजिए। मान लिया हमने यहाँ एक वस्तु रखा, A और B वस्तु का नाम है। तो जब इसका एक किरण, मान लीजिए ये कोई वस्तु स्रोत, इसका स्रोत है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ी। मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ पड़ी, दर्पण पर पड़ी। तो हमें पता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से गुजरती है। तो क्या करेंगे, इस किरण को हम फोकस से गुजार देंगे। ऐसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है, बस आपको स्केल से लाइन खींच देना। हम तो यहाँ पर स्केल यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर बिना स्केल का मत चलना। अब देखिए हमारा क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। एक किरण हमें मिल गया और एक कोई किरण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी किरण ले लेंगे जो ध्रुव से जाती हो, ऐसे ध्रुव से। तो हमें पता है कि जब कोई किरण ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जितने डिग्री का कोण बना के आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाकर क्या करती है, वापस लौट जाती है। ये जितना डिग्री का कोण बनाई उतने ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हुई, वापस लौट गई। अब आप देखिए कि ये दोनों समानांतर है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो ये जैसे जैसे आगे जाएंगे इनकी दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये कहीं मिलेंगे ही नहीं। हमारा प्रतिबिंब क्या है कि जब तक दो प्रकाश की किरणें नहीं मिलेगी, एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगी, तब तक हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम कल्पना कर लेंगे कि ये जो हमारा है मुख्य अक्ष इधर भी है। अच्छा, अब देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको कल्पना के तौर पर इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये कहीं कहीं एक दूसरे को काटेंगे। इसका कारण क्या है, ये इधर चौड़ाई ज्यादा है, उधर कम है। तो जब कम है उसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और आगे जितना ही आगे जाएगा वो क्या होगा, दूरी कम होता चला जाएगा। तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा A डैश B डैश। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण के पीछे बना, काल्पनिक बना, वस्तु से बड़ा बना। अच्छा, तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसका प्रकृति लिखेंगे। तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले एक बार हम और समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई हमारा अवतल दर्पण है, हमने एक वस्तु लिया जिसको कहां पर रखा है, हमने फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। आप चाहें तो इस वस्तु को यहाँ पर भी रख सकते हैं। इसके बाद एक किरण को हमने मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर गुजारा। दर्पण से परावर्तन के बाद जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये किरण कहां से गुजर गई, फोकस से। दूसरे किरण को हमने क्या किया, ध्रुव से होकर गुजारा। तो हमें पता है कि जो कोई किरण, प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है। अब देखें कि दोनों एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हमने क्या किया, ऐसा कल्पना किया
कि दोनों किरणों को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, दिनों दिन कम होती चली जा रही है। तो एक दूसरे को ये बी डैश बिंदु पर काटा और हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश बन गया। तो अब इसका प्रकृति लिखना होगा, तो प्रकृति क्या लिखेंगे इसका, प्रकृति। प्रकृति में हम एक नंबर में क्या लिखेंगे, ये सीधा बना है, देखिए जैसा वस्तु है वैसा ही बना है, तो सीधा बना है। दूसरा क्या बना है, काल्पनिक बना है। काल्पनिक भी है क्योंकि हम जब वस्तु जो दोनों किरण है एक दूसरे को काटेगी तब हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बना। और चौथा क्या लिख सकते हैं हम, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना। अच्छा कैसा बना, वस्तु के जिस तरह वस्तु सीधा है वैसे ही सीधा हमारा प्रतिबिंब बना, वस्तु से बड़ा बना, काल्पनिक बना और दर्पण के पीछे बना। तो इसका जब हम वस्तु पी और एफ के बीच रखेंगे तो हमारा प्रकृति उसका क्या होगा, ये होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अब हम वस्तु को एफ पर रखेंगे, तो एफ पर रखेंगे तो देखते हैं हमारा प्रतिबिंब कैसा और कहां बनता है। तो मान लीजिए कि ये कोई हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा ध्रुव हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। तो बोल रहा है कि अगर वस्तु को हम एफ पर रखें, मान लीजिए यहाँ पर कोई हम वस्तु रख रहे हैं एफ पर, एफ मतलब फोकस पर, तो ये इसका व्यवहार क्या होगा, देखिए जब इसको हम इस यहाँ से मान लीजिए हमें 2 किरण की जरूरत है प्रतिबिंब बनाने के लिए, एक किरण को हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा, तो वह कहाँ पड़ी, दर्पण पर पड़ी। अब जब दर्पण पर पड़ी तो हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये तो फोकस होकर गुजर गया, हमारा लाइन तिरछा हो रहा है क्योंकि हमने स्केल नहीं यूज किया है। आप स्केल यूज करना ताकि आपका लाइन क्या हो, सीधा हो। अच्छा अब देखिए हमने एक किरण को तो गुजार दिया, अब क्या है, हमें एक और किरण की जरूरत है, एक और किरण की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, दर्पण से ध्रुव से गुजारेंगे। जैसे ये ध्रुव पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद क्या करेगी, जितने डिग्री का यहाँ से कोण बना के आई है उतने ही डिग्री का कोण बना के क्या करेगी, वापस लौट जाएगी। अच्छा तो अब देखिए ये दोनों लगभग समानांतर है, लगभग क्या समानांतर ही है। तो जब समानांतर होती है तो किरणें क्या करती है, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अच्छा जब तक एक दूसरे को काटेगी नहीं हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देखिए इसका हम प्रकृति क्या लिखेंगे, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब रेखा समानांतर हो तो हम ऐसा मानते हैं कि रेखाएं एक दूसरे पर, फिजिक्स की भाषा में, ऐसे तो कहीं काटती नहीं है मैथ की भाषा में, लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम समझ सकते हैं कि इसको कहीं न कहीं एक दूसरे को जरूर प्रतिच्छेद करेगी। वो स्थान कौन सा होगा, अनंत होगा। अच्छा तो जब अनंत पर होगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हमारा क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा, और जब कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो वस्तु से उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा वो, वस्तु से उल्टा। अब देखिए आकार इसका कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो कहां बनेगा, अनंत पर। तो वस्तु से बहुत बड़ा, इसका स्थान क्या होगा, कहां बनेगा भाई, तो अनंत पर। अच्छा तो अगर हम वस्तु को एक पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से उल्टा बनता है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम जब वस्तु को एफ और सी के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब
कहाँ और कैसा बनता है। तो मान लीजिए कोई हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, जिसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा F है और यहाँ पर क्या है हमारा C है। तो बोला कर वस्तु को हम दोनों को बीच रखें। तो मान लीजिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। तो जब वस्तु को हम F पर दोनों के बीच में रखेंगे, ये मान ला A हो गया हमारा, ये क्या हो गया, B हो गया। तो जैसे ही हम एक किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, तो हमें पता है पहले से कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो क्या करेंगे, हम इसको फोकस होकर ऐसे गुजार देंगे। अच्छा, हमारा लाइन थोड़ा तिरछा हो रहा है तो आप इसको इग्नोर करना, आप इसकी ओर से बनाना। अब देखिए, एक तो हमें किरण मिल गई, अब हमें एक और किरण की जरूरत है प्रतिबिंब के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक और किरण गुजारेंगे, लेकिन कहां से गुजारेंगे, हम इसको फोकस से ये भी गुजारेंगे हम। अच्छा, अब हमें पता है कि जब कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद क्या करती हो, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अच्छा, और जब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां बनेगा। अच्छा, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो देखिए इसमें हमारा क्या क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, वस्तु से उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र के बाहर बना है। तो इसका हम प्रकृति क्या लिखेंगे, देखिए पहला वास्तविक बना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वास्तविक। दूसरा क्या होगा, वस्तु से उल्टा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आकार में, देखिए वस्तु से क्या है, ये बड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहां से, वस्तु से बड़ा। और चौथा क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र के बाहर बना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र के बाहर। तो ये हमारा इसका प्रतिबिंब हो गया कि जब हम वस्तु को F और C के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, सेंटर पॉइंट के बाहर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से उल्टा बनेगा। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि आज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। क्या करोगे, लगा ना मौसम चल रहा है, गांव में पर डे साथी ही रहता है। कल भी इसीलिए डिस्टर्ब थे, आज भी बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा है, तो उसको आप माइंड मत करना, उसको इग्नोर करना। अच्छा, तो देखिए ये हमारा हो गया तीसरा, जब हम वस्तु को F और C के बीच रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब हमारा देखिए जब दर्पण के साइड में बनेगा तो वास्तविक बनेगा, जब पीछे बनेगा तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, यहाँ बना है। तो ये क्या बना है, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, सेंटर पॉइंट के बाहर, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से उल्टा। अच्छा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आइए देखते हैं, यह क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया, हमारा वक्रता केंद्र हो गया। और ये क्या हो गया, हमारा F हो गया। F मतलब फोकस। अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया। अच्छा, ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ पर हमने वस्तु को रखा। तो एक किरण को हम कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे, पहले से करते आ रहे हैं। तो जब मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी और दर्पण पर पड़ेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस होकर गुजरेगी।
ये फोकस होकर गुजर गई। अच्छा, अब देखिए एक किरण हम कहां से लेके गुजरेंगे, फोकस है, क्योंकि एक किरण से तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, प्रतिबिंब बनाने के लिए एक और किरण लेके आएंगे। एक और किरण कहां से गुजारेंगे हम, फोकस से। जब फोकस पर पड़ेगी तो हमें पता है कि जब किरण कोई फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना, देखिए हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना। अच्छा, तो इसका हम प्रकृति क्या लिखेंगे, एक नंबर में हमारा प्रतिबिंब कैसा है, दर्पण किसी साइड में है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक है तो दर्पण कैसा होगा, दर्पण बोल सॉरी प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा। तीसरा क्या होगा, देखिए ये हमारा प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेगा हम, वस्तु के बराबर। कहां बना है, वक्रता केंद्र पर, तो क्या लिखेंगे हम, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। तो हमें इससे, इस पॉइंट से क्या पता चला कि अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो चलिए हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रखेंगे तो हमारा कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव हो गया। ये मान लीजिए इसका कलई किया हुआ भाग है, आप रद्दित भाग बोल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या बोला है, वस्तु अनंत और सी के बीच रखना है। तो मान लीजिए ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है और ये हमारा सी के बाहर क्या है, अनंत ही है। तो हमें कहाँ रखना है, सी और अनंत के बीच। तो चलिए हम वस्तु को यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, अब वस्तु का साइज हम ये ले लेते हैं, ए और बी हमारी कोई वस्तु है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का किरण कहाँ पड़ेगा, दर्पण पर। तो हमें पता है कि जब मुख्य अक्ष के कोई समानांतर किरण दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा, तो फोकस होकर तो गुजर गई, तो हमारा प्रतिबिंब तो इतना बनेगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत होती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक किरण को और गुजारेंगे। वो कहां से गुजारेंगे हम, फोकस से गुजारेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर फोकस से होती हुई कोई अगर प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए ये फोकस से चली और जैसे ही दर्पण पड़ी, परावर्तन के बाद क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। अच्छा, तो हमारा देखिए हमारा प्रतिबिंब कहां बना है, सी और एफ के बीच में। ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। तो हमारा कहां बना है, देखिए सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना है, वस्तु से साइज में छोटा भी बना है। तो इसका प्रकृति हम क्या लिखेंगे, एक नंबर। कैसा बना है प्रतिबिंब हमारा, वास्तविक है। और जब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। आकार में कैसा है, वस्तु से छोटा है। चौथा कहां बना है, सी और एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हमारा प्रतिबिंब कहां बना, फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच में बना, वस्तु से छोटा बना, वास्तविक बना और वस्तु से उल्टा बना। तो हम वस्तु को जब बनाते तो उसी के पीछे रखते हैं तो हमें इसका प्रकृति यही मिलता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो चलिए वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। ये क्या हो गया हमारा, दर्पण हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मुख्य अक्ष हो गया P। अच्छा, ये क्या हो गया हमारा C हो गया, और ये क्या हो गया हमारा F हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोई वस्तु हमारा कहां पर है, अनंत पर है। तो मान लीजिए ये हमारा अनंत है, तो अनंत से जैसे ही दर्पण पड़ेगा तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। अच्छा, ऐसे ही क्या करेंगे, एक किरण हम और नीचे से लेंगे। तो जैसे ही हमारी कोई किरण, इसको हम इतना ही रखते हैं, जब हमारी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा, तो हमारा क्या इससे मिला कि हमारी जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष पर गुजरती है। यहाँ प्रतिबिंब मुख्य अक्ष फोकस में बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रकृति लिखिए। ये हमारा वस्तु है अनंत पर, तो कैसा बना है, वास्तविक बना है। जब वस्तु हमारा वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा भी होगा। अब इसका आकार कितना है, चूंकि फोकस पर बना है तो आकार कितना है, वस्तु से बहुत छोटा है। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। देखिए एक बिंदु के आकार का बना है, कहां, फोकस पर, और कहां बनेगा, तो फोकस पर। तो हमें बस इसमें यही 5-6 पॉइंट पढ़ना था। अच्छा, कि अवतल दर्पण में आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको उत्तल दर्पण में बनेंगे पढ़ेंगे। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तल दर्पण के लिए एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये इसका कलाई भाग है। अब देखिए यहां से मान लीजिए ये कोई क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है, और हम मान लेते हैं कि हमारा मुख्य अक्ष दर्पण के पीछे भी है। अच्छा, तो यहाँ से एक कोई वस्तु हम यहाँ पर हम चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कोई वस्तु रखा है A और B। तो इसका प्रकाश कहाँ पड़ेगा, जब दर्पण पर पड़ेगा, दर्पण पर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, इधर गुजर जाएगा। अब बताइए हमारा एक किरण तो इधर चला गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा किरण लेंगे। तो मान लीजिए हमने एक किरण यहाँ से ध्रुव पर लाया, और जब ध्रुव पर आया तो हमें पता है परावर्तन, दर्पण से परावर्तन का क्या करेगी, जितने डिग्री का कोण बना चाहिए उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाएगी। अच्छा, अब बताइए एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो हमारा प्रतिबिंब बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कल्पना करेंगे कि मान लीजिए ये जो है ये दर्पण के पीछे इस तरह गया है, और ये है, ये भी क्या है, दर्पण के पीछे इस तरह गया है। अब देखिए जहां एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा प्रतिबिंब हो गया। ये हो गया हमारा A' और ये क्या हो गया, हमारा B'। अच्छा, देखिए हमने क्या किया, वस्तु को एक रखा, जैसे दर्पण पर पड़ा, दर्पण से परावर्तन के बाद इस दिशा में चला गया। एक किरण को हमने क्या किया, डायरेक्ट ध्रुव से होकर गुजारा। तो ध्रुव पर हमें पता है कि जितने डिग्री का कोण बना के किरणें आती है उतने डिग्री का कोण बनाकर वापस माने दूसरे दिशा में लौट जाती है। अब देखिए ऐसे तो हमारा मिल नहीं रहा प्रतिबिंब बना के लिए, तो हमने क्या किया
ये किसका काल्पनिक मान लिया कि ये रेखा ऐसे आई है और ये ऐसे आई है, ऐसे कर रहा है तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। यही क्या हो गया हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई हो गया। तो हम इसका हम क्या लिखेंगे प्रकृति में, कहाँ बना है दर्पण के पीछे, तो क्या लिखेंगे हम काल्पनिक, हमें पता है कि जब कोई भी प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो कैसा होता है, वो काल्पनिक है और सीधा है, या आप इसे ऐसे लिखे वस्तु से सीधा, वस्तु से सीधा। तीसरा क्या हो जाएगा वस्तु से छोटा। चार, और जब वस्तु से छोटा होगा, अब क्या छूट रहा है भाई, कहाँ बना है हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण में यही होता है कि जब वस्तु को हम दर्पण से परिवर्तन कराते हैं तो दर्पण से परिवर्तन के बाद किस दिशा में चली जाएगी। दूसरा हमने किरण पकड़ा जो कि ध्रुव पर आया, तो ध्रुव पर हमें पता है कि जो किरण अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाती है, तो वापस लौट गई उतना ही डिग्री का कोण बनाकर। अच्छा, अब हमारा तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, तो क्या किया हमने इमेजिन किया कि ये रेखा इधर से गया और ये इधर से, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो हमारा हमने कल्पना किया है तो प्रतिबिंब कैसा हो गया काल्पनिक हो गया, वस्तु से सीधा है, वस्तु से छोटा भी है और दर्पण के पीछे भी है। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग। तो हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला हमारा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सैलून में। सैलून में क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण छोटे भी चीजों को बड़ा करके दिखाई देता है। तो सैलून में इसलिए उपयोग होता है कि मान लीजिए कहीं आपका बाल छूट गया या जो भी हो थोड़ा बहुत, तो वो सैलून में बड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। जब बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो वो नाई क्या करेगा, उसको साफ कर देगा। तो सैलून में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा का नाक और कान का डॉक्टर, नाक और कान का डॉक्टर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गाड़ी के हेडलाइट में भी उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है तो ताकि दूर तक हमें दिखाई दे, इसलिए हम गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे हम गाड़ियों के हेडलाइट में। हेडलाइट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा और कहाँ उपयोग करते हैं, हाँ एक सोलर कुकर में। सोलर कुकर में। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अब यहीं पर पढ़ लेंगे, एक टॉपिक और बचा है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में। साइड मिरर के रूप में। अब साइड मिरर के रूप में क्या क्यों करते हैं, क्योंकि दर्पण उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़े वस्तु को भी छोटा करके और उसमें पूरा का पूरा वस्तु दिखाई देता है, बड़ा वस्तु छोटा करके दिखाता है। इसलिए हम गाड़ियों को गाड़ी के साइड मिरर में इसलिए उपयोग करते हैं ताकि पीछे से कोई गाड़ी अगर चाहे जितनी भी बड़ी हो आ रही हो तो उस छोटे से दर्पण में हमें साफ साफ दिखाई दे। अच्छा, तो ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगला हमारा पॉइंट है। तो देखिए, मान लीजिए क्या हो गया, ये हमारा उत्तर दर्पण हो गया, और ये हमारा कलई किया हुआ भाग हो गया। और मान लीजिए ये कोई हमारा एक मुख्य अक्ष है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के इधर हम लोग क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं, और इधर कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं। अब यहाँ से इसके ऊपर हम कैसे लिखते हैं, प्लस में, और इसके नीचे हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस में। तो सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, राइट साइड। तो कहाँ से हम लोग मापते हैं, ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। ध्रुव से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती है, और ध्रुव से नीचे की तरफ सारी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यही हमारा चिन्ह परिपाटी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन हम प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कपड़ा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है, इसे छोटा m से सूचित किया जाता है। अब देखिए, प्रतिबिंब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब को हम कैसे लिखते हैं, छोटा m से, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग कैसे लिखते हैं, h डैश ले, और बिंब की ऊंचाई को हम लोग कैसे लिखते हैं, h से। तो ये हो गया हमारा आवर्धन का सूत्र। तो उम्मीद है आज के सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आए होंगे। अब हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देखें, तो अगर मान लीजिए हम चलिए यहीं पर करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमारा मान लीजिए h1 हमारा कितना है, 20 है, और h हमारा क्या है, 5 है। तो हमारा m बराबर क्या हो जाएगा, h1 बटा h। h1 हमारा क्या है, 20 बटा में 5, 5 का 20 मतलब 4। इसके मतलब ये हुआ कि जो हमारा बिंब का ऊंचाई है, इससे 4 गुना अधिक कौन है, प्रतिबिंब है। अगर बिंब की ऊंचाई हमारा 2 मीटर का है, तो प्रतिबिंब कितना मीटर का होगा, 2 चौका 8 मीटर, 8 मीटर का। वही बता रहा है कि अगर बिंब हमारा 5 का है, तो प्रतिबिंब कितना है, इससे 4 गुना अधिक है। तो ये दोनों के अनुपात को बताता है। अच्छा, तो उम्मीद है आज के सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट में अब इस
चैप्टर से बस 2 ही टॉपिक रह गया है, एक आवर्धन का सूत्र सिद्ध करना, एक दर्पण का सूत्र सिद्ध करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों सूत्रों को सेपरेट सिद्ध करेंगे।